हाय गाइस, अभी हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रिक्शन मैकेनिक्स पोर्शन में आता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि ये एक बॉडी है और इसका नीचे एक सरफेस है और यहाँ पे एक दूसरा एक और सरफेस है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और इसको इस डायरेक्शन में मूव किया गया। तो अगर ये दोनों सरफेस रफ है तो इस केस में क्या होगा? इसको फ्रिक्शन, एक घर्षण, एक फोर्स इधर लगेगा इस पे, उसी तरीके से इस पे एक इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, है ना। तो ये फ्रिक्शन होता है, मतलब ये सरफेस के रफ होने के कारण ये फोर्स लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन कितने तरीके का होता है? ये दो तरह का फ्रिक्शन होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो दो तरह का फ्रिक्शन होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज रेस्ट में है, मतलब रिलेटिवली रेस्ट में है, ठीक है। और काइनेटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज रिलेटिवली किस चीज में है? मोशन में है। तो जब बॉडी मोशन में होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और जब बॉडी रेस्ट में होगा और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो उस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग देखते हैं। एक चीज इसमें यह भी होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में नो स्लाइडिंग होता है, ठीक है। अगर हमें पता करना है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, हम लोग देखेंगे कि स्लाइडिंग हो रहा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड हो रहे हैं या नहीं। और अगर स्लाइड हो रहा है, अगर स्लाइडिंग है, तो हम लोग कहेंगे कि ये फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है, नहीं तो नो स्लाइडिंग केस में स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग देखें। स्टैटिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है। तो इस केस में मान लो ये सरफेस रफ है, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगने का चांसेस होते हैं। और इसको, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया गया तो ग्राउंड जो है इसको रोकेगा आगे जाने से। फोर्स इधर लग रहा है तो इसको इधर मूव करना चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई तो एक फोर्स है जो इसको रोक रहा है, वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है। तो फोर्स इस पे किधर, इधर फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। कौन सा ये फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? यह एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है, मतलब खुद को यह एडजस्ट करता है, ठीक है। तो एडजस्ट करने की भी इसमें एक लिमिट होती है, ठीक है। इसमें लिमिट होती है कि कितना तक ये फ्रिक्शन को एडजस्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे म्यू एस क्या होता है? म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। अब देखो, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, मतलब कांटेक्ट होगा तभी नॉर्मल फोर्स लगेगा, अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर हम लोग इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे एक mg फोर्स लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ, एक्सटर्नल फोर्स। और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? म्यू एस इंटू एन। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन यही है, मतलब मैक्सिमम लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना है? म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल, है ना। तो ये बात है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इसका मतलब है क्या एग्जैक्टली।
तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक 20 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.1। म्यू एक्चुअली ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस का नेचर कैसा है। तो ये जो सरफेस है इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। हम लोग म्यू या फिर म्यू एस लिखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, नीचे कितना फोर्स लगेगा, नीचे mg फोर्स लग जाएगा इस पे। mg इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 न्यूटन, g का वैल्यू 10 लेंगे तो नॉर्मल फोर्स बदले में कितना ऊपर लगेगा, नॉर्मल फोर्स भी इस केस में mg का बराबर होगा जो कि 200 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट कितना आ रहा है बताओ, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है म्यू एस इंटू एन, ये आ रहा है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू एस का वैल्यू है 0.1 और एन नॉर्मल फोर्स कितना है 200 इंटू 200 इक्वल टू कितना आ गया 20 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट कितना है 20 न्यूटन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर मैंने फोर्स 10 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स ही लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया मान लो 15 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, यहाँ पे 15 न्यूटन फोर्स लग जाएगा। मैंने अगर 16 न्यूटन फोर्स लगा दिया, मान लो F इक्वल टू 16 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी 16 न्यूटन हो जाएगा। मैंने 19 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन 19 न्यूटन फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये होता है। और अगर मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इस डायरेक्शन में मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो ये भी इधर 20 न्यूटन फोर्स लगाएगा और ये बॉडी फिर भी रेस्ट पे ही रहेगा, मूव तब तक नहीं करेगा क्योंकि लेफ्ट और राइट फोर्सेस दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये मूव नहीं करेगा। जैसे ही मैंने 21 न्यूटन फोर्स लगाया, जैसे ही मैंने 21 न्यूटन फोर्स लगाया वैसे ही इधर क्या हो गया, ये 20 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा क्योंकि फ्रिक्शन का लिमिट की कहाँ तक है, 20 न्यूटन तक ही जाने का लिमिट है। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे हमने इधर फोर्स लगा दिया 21 न्यूटन, फ्रिक्शन ने इधर फोर्स लगा दिया कितना 20 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल कितना है हमारा 200 न्यूटन और नीचे mg कितना है, mg है ये भी 200 न्यूटन। तो इस केस में अगर हम लोग इसको देखें तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स तो बराबर है, मतलब y डायरेक्शन में अगर देखें, अगर y कंपोनेंट देखें तो y कंपोनेंट में तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, लेकिन x कंपोनेंट में देखें, x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 21 है और एक 20 है, तो दोनों फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। तो इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, सारे फोर्सेस को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं तो यहाँ पे F नेट क्या हो जाएगा हमारा 21 माइनस मतलब 20, क्योंकि डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है, इधर का प्लस लेंगे इधर माइनस, तो ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 1 न्यूटन नेट फोर्स हो गया। और नेट फोर्स का न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब बस वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही हमने इस पे 21 न्यूटन फोर्स लगाया वैसे ही इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, इतना, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ही लगा पाएगा, 20 न्यूटन ही मैक्सिमम फोर्स लगा पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है फ्रिक्शन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ एक चीज़ समझते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन देख रहे थे, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ साथ हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन ने भी हमने देख लिया। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है,
जैसे ही बॉडी मोशन में आ जाता है, जैसे ही स्लाइडिंग स्टार्ट होता है, वैसे ही इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इसमें म्यूएस तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था जब तक दोनों साइड 20 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तब तक बैलेंस्ड था, तब तक मोशन नहीं था, तो तब तक इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगा। लेकिन जैसे ही हमने 21 न्यूटन फोर्स लगाया, वैसे ही ये मोशन में आ गया और हमें फ्रिक्शन जो लग रहा था वो काइनेटिक फ्रिक्शन में तब्दील हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने म्यूएस ही यूज कर लिया। ठीक है, हमने म्यूएस ही यूज कर लिया, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग अगर थोड़ा सा अच्छे से समझे, काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो इस केस में होता क्या है कि यह एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स नहीं होता है। ये कब लगता है? एक्ट्स काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब स्लाइडिंग होता है, तो इट एक्ट्स व्हेन स्लाइडिंग, जब दो सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रहे होते हैं तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का एक ही वैल्यू होता है जो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स। म्यू के यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो म्यू के है ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कहते हैं। एन क्या होता है? एन हमारा होता है नॉर्मल फोर्स, और ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये तब लगता है जब स्लाइडिंग हो रहा है, दो बॉडी रिलेटिव मोशन हो रहा है, जैसे कि एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, दूसरा बॉडी ये रखा हुआ है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर मूव नहीं कर रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन उसको कहा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी ही हमने देखा ऊपर भी जो क्वेश्चन था, तो इस केस में हम लोग मान लिया हमने कि म्यू एस भी इतना है और यहाँ पे म्यू के भी इतना ही था, तो हमारा ये ऐसा सोल्यूशन है। अगर मान लो म्यू के का वैल्यू कुछ और होता, तो जब स्लाइडिंग हो रहा था तो हमें म्यू के का वो वाला वैल्यू यूज करना होगा। मतलब व्हेन स्लाइडिंग उस केस में फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू के एन। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला फोर्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस केस में ऐसा बात है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मान लेते हैं मास कितना है 20 kg, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, म्यू मतलब म्यू के म्यू एस दोनों मान लो। ठीक है, तो इस केस में इसका मास इतना है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, बॉडी मूव करेगा या बॉडी मूव नहीं करेगा। अगर ये फोर्स दिया हुआ है मान लो 60 न्यूटन और ये वाला एंगल आप ले लो 30 डिग्री। ठीक है, तो आप एक बार पहले खुद से ट्राई करो, पॉज कर लो वीडियो को और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक एफ अगर बनाएं, इस क्वेश्चन में इसका एफ बनाएं, तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? एम जी कितना है 20 इंटू जी इक्वल टू 200 न्यूटन। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल कितना हो जाएगा? ये भी एम जी के बराबर हो सकता है या नहीं हमें अभी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि एक और फोर्स लग रहा है ये वाला। तो इसका कॉम्पोनेंट हम लोग देख लेते हैं पहले, ये इधर है, जैसे इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एफ का कॉम्पोनेंट एफ cos 30 मतलब कितना हो जाएगा? cos 30 वाले √3/2, 60 √3/2 इक्वल टू 30 √3 न्यूटन, ये इसका वैल्यू है। उसी तरह इसका कॉम्पोनेंट उधर कितना हो जाएगा? एफ sin 30 इक्वल टू 60 इंटू 1/2 इक्वल टू 30 न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स कितना लग रहा है? 30 न्यूटन और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो देखो यहाँ पे बात क्या है, ये 200 है, ये 30 न्यूटन है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स कितना लग रहा है? ये वाला 30 √3।
तो हमें बताना है कि निकालना है पहले नॉर्मल क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में इफेक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल कितना लगेगा। नीचे कितना लग रहा है 200 न्यूटन, ऊपर कितना है 30 न्यूटन, तो ये कितना फोर्स लग जाएगा। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन को वाई एक्सिस के फोर्स इक्वेशन हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एन माइनस एन प्लस 30 माइनस 200, ऐसा लिख। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि इसको अगर जीरो ले लें हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये बचा जो होगा वही होगा, मतलब 170 होगा ये न्यूटन, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 170 न्यूटन। तो एन इक्वल टू 170 न्यूटन हो गया, तो हमारा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू इंटू एन। तो म्यू का वैल्यू है 0.1 इंटू 170 इक्वल टू 17 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 17 न्यूटन यहाँ, मतलब और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 30√3, मतलब 17 न्यूटन से ज़्यादा है ये फोर्स। तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम लिमिट पे ही एक्ट करेगा, मतलब इधर फोर्स कितना लग रहा है 17 न्यूटन। तो आप देख लो यहाँ पे ऊपर का फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बैलेंस्ड है। इधर फोर्स कितना लग रहा है 30√3, इधर फोर्स कितना लग रहा है 17 न्यूटन। वाई डायरेक्शन वाला बैलेंस्ड है तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा 30√3 माइनस 17। और नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, इक्वल टू 30√3 माइनस 17। मास कितना है, मास इसका है 20 kg। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 30√3 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन समझ में आया होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों समझ में आया होगा। आपने इसमें क्या सीखा वो आप हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।